जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज हम एक बात करेंगे इंटरनेशनल मुद्दे की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और क्यों ना इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और मालदीव के बीच में। ऐसे की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप भली भांति रूबरू रहेंगे और इस मैसेज को आप अपने साथियों तक भी पहुंचाएंगे। गाइस, मैं बात क्यों कर रहा हूं मालदीव और भारत के बीच में। जो कैंडिडेट देखना चाहें वो मैंने वीडियो बना दिया है बोर्ड पर, तरीके से मैंने डिस्कस किया है बाय मैप। और बाकी जो सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, वेलकम है उनका भी। तो मैं बस बात करना चाहता हूँ मालदीव सरकार का। पहले मालदीव सरकार हाथ में थी इब्राहिम सालेह के अंदर। इब्राहिम सालेह का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भारत की तरफ होता था। और मालदीव में हमेशा ये परंपरा चलती आई है कि कोई भी अगर मालदीव सरकार में उठापटक होती है, कोई भी सरकार आती है, तो वो भारत पहली बार विजिट कर सकती है। मतलब भारत में उनका एक आगमन होता था। सरकार बनने के बाद कोई भी मालदीव का राष्ट्रपति अगर मालदीव सरकार में आता है या मालदीव का राष्ट्रपति बनता है तो उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत देश हुआ करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक इतिहास ही बना दिया मालदीव ने। पहली यात्रा तुर्की की करता है, देन दूसरी यात्रा सऊदी अरब, फिर चीन की यात्रा। देखा होगा आपने, चीन में 5 दिन की यात्रा पर है मोहम्मद मोइज्जो। और वहाँ पर 5 दिन की यात्रा में कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर करके उसका आगमन होता है मालदीव में। और मालदीव में आते ही 15 मार्च का अल्टीमेटम दे देता है भारत सरकार को कि आप 15 मार्च तक अपनी आर्मी को वापस बुला लें। अभी इसका मतलब क्या है? एक तो आर्मी उसने ही हमसे मांगी, हमने ही उसकी मदद करी। ऑपरेशन कैक्टस के तहत, आपने सुना होगा ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 में। तो ऑपरेशन कैक्टस के तहत उसने ही आर्मी मांगी थी और आर्मी देकर हमने उसकी मदद करी। नहीं तो हम कब का मालदीव को कब्जा कर लेते। हमने मालदीव पर कब्जा नहीं किया, मालदीव की रक्षा करी। और रक्षा करते हुए आज भी हम मालदीव पर अपनी गंदी निगाह नहीं रखते, चाहे बेशक वो चाइना के सपोर्ट में हो, चाइना के प्रोजेक्ट को वैल्यू दे रहा हो। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में चाइना मालदीव को भी अपने फेवर में कर रहा है। मतलब एक तरह से जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है भारत देश के आसपास पड़ोसियों के बीच में। और पड़ोसी भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या हो गया पड़ोसियों को भी, कि वो सारे के सारे पड़ोसी चाइना की तरफदारी करने में लगे हुए हैं। बात में मालदीव की भी नहीं कर रहा। मालदीव के पहले अगर देखा जाए, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। आंग सान सू की जो भारत के पक्ष में ही रहती थी, वहाँ की राष्ट्रपति साहिबा थी, उनको वहाँ से हटाकर जेल में डाल दिया। सैन्य तख्ता पलट हो गया था और उसमें भी चाइना का हाथ था। चाइना ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया म्यांमार में और वहाँ पर जनरल का राज हो गया, सेना का राज हो गया। आज भी चल रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि चाइना ने पूरी तरह से मदद करी म्यांमार की भी। इधर बांग्लादेश तराजू की तरह अपने आप में काम करता है, वो बैलेंस बनाए रखता है। बैलेंस मतलब भारत के साथ भी और चाइना के साथ भी। जैसे ईरान बना के रखता है, भारत के साथ भी चाइना के साथ भी। ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है, अमेरिका उसको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना चाहता। वो मना करता है कि ये एक संधि का उल्लंघन होगा, आप जो हैं न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। इधर इजराइल का सपोर्टर है भारत देश, ईरान का भी सपोर्टर है। इसलिए ईरान भी भारत देश के साथ साथ चाइना के साथ भी अपनी बैलेंस रख रहा है। कब पता नहीं अगर भारत से संबंध खराब हो गए तो फिर चाइना जो है कम से कम साथ तो देगा इन इमरजेंसी। ऐसे ही बांग्लादेश का खेल है।
बांग्लादेश में अभी हाल ही में 5वीं बार प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी है, प्रधानमंत्री वहाँ की। ऐसे ही उनका हाल है, वो भी भारत और चाइना के साथ बैलेंस बनाए रखती हैं शेख हसीना मैडम। रही नेपाल की बात, नेपाल में देखिए, कभी नेपाल की सरकार कहती है कि राम हमारे यहाँ के थे, राम भारत के नहीं थे। कभी लिपुलेख दर्रा के पीछे पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे भी रिलेशन हमारे कभी खट्टे मीठे रहते हैं। इधर डोकलाम विवाद में भूटान के साथ हमारा रिलेशनशिप भी थोड़ा डगमगा गया है। अभी भूटान के नरेश जो राजा हैं वो भी हमारे आधिकारिक यात्रा पर आए थे, लेकिन उन भूटान पर भी चाइना दबाव डाल रहा है। कई तरीके हैं जो चाइना आजमा रहा है हमारे पड़ोसी देशों से। अर्थात चाइना का ये रवैया इंटरनेशनल लेवल पर क्यों ज़्यादा पनप रहा है? क्या वो विस्तारवादी नीति चाहता है? इसका अर्थ क्या वो खुलेआम युद्ध की धमकी दे रहा है भारत के साथ? क्या वो ताइवान के साथ खुलेआम धमकी दे रहा है? क्या वो हांगकांग जो अभी इंडिपेंडेंस होना चाह रहा है को मतलब परेशान कर रहा है? वहाँ मानवता ख़त्म होती जा रही है। क्या चाइना का जो इमेज है वो भारत देश में गिरता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरता जा रहा है? या सभी पड़ोसी देश हमारे चाइना के दबाव में आकर उसकी बात को सुन रहे हैं, या मान रहे हैं, या डर रहे हैं? अब इस पर कई सारी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट यही है कि चाइना जो है विस्तारवादी नीति का समर्थक है और वो जानबूझकर लड़ना चाहता है। अपने साउथ चाइना सी में कब्जा कर रखा है और मलक्का जल संधि होते हुए श्रीलंका पर और मालदीव पर अपना अधिकार जमा लिया उसने। तो मालदीव की जो सरकार है, जो मयूजे की सरकार है, कई आइलैंड है मालदीव में, लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर में उसके आइलैंड फैले हुए हैं। लैंड एरिया तो ना के बराबर ही है, लगभग 298 किलोमीटर स्क्वायर है लैंड एरिया। मैं आपको बताऊं, मालदीव का 6 लाख आबादी वाला देश है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा एक आँख दिखा रहा है। कब का अगर भारत देश के पीएम चाहते तो कब का इसको निगल लेते, लेकिन इसको हमने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया और आज चाइना के समर्थन में जाकर हम को ही आँख दिखाने लगा है। चाइना की आधिकारिक यात्रा करने के बाद तुरंत मालदीव आकर अल्टीमेटम निकाल दिया, 15 मार्च तक आप अपनी आर्मी को बुला लें। भाई साहब, आर्मी तो हमने आपकी रक्षा के लिए रखी थी। आपके ऐसे सोल्जर आपके इस लायक नहीं थे कि वो हेलीकॉप्टर भी बना लेते। हमारी आर्मी ने आपके हेलीकॉप्टर डिफेंस के सिस्टम को अपडेट किया, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करी, सुरक्षा से लेकर सारी टेक्नोलॉजी हमारी आर्मी ने तुम्हें दी, तुम्हारे लिए वहाँ पर रही। आप कहते हैं तो हम अपनी आर्मी लेके चले जाएंगे। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में हुआ था, उस समय श्रीलंका से हमने ही बचाया था आपको। ना तो श्रीलंका कभी भी एक लीची की तरह खा जाता आपको, लेकिन क्या मतलब है इस चीज़ का? दोस्ती तो तुमने नहीं करी। कोशिश तो हमारी इतनी थी कि दोस्ती बनाए रखें, लेकिन आपने दोस्ती को ही ख़त्म कर दिया। चाइना से आते ही आपने रुख दिखा दिया चाइना वाला। चाइना ने पूरी तरह से मालदीव के दिमाग को कहते हैं ब्रेन वॉश कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मालदीव के राष्ट्रपति के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है और 5 दिन की यात्रा करके अल्टीमेटम जारी कर दिया, 15 मार्च तक आपकी सेना यहाँ पर है, बोरे बिस्तर बांधे और निकल जाए यहाँ से। इससे क्या है, हमारे पड़ोसियों से संबंध बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। चाइना एक सरदर्द बन चुका है पड़ोसी और हमारे बीच में। देखा जाएगा आगे। अब इस पर सिविलियंस हमारे नागरिक कहेंगे कि मोदी को पड़ोसी देश से संबंध बनाने नहीं आते। बहुत सारे कमेंट होंगे, वायरल होंगे, वीडियो देखने कितने सारे होंगे। लोग क्या जाने कितनी बड़ी सीट होती है प्राइम मिनिस्टर की, कैसे संबंध बनाने की कोशिश करी।
यहाँ तक कि हमने चीन के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु में एक ही झूले पर झूले थे प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग, और हर जगह स्वागत अच्छा किया हमने शी जिनपिंग का, फिर भी उसने हमारे साथ क्या किया, गद्दारी की। चाइना के इतिहास पर मैंने वीडियो बनाया, 1962 का वार कैसे होता है भारत पर, पूरा मैंने समझा दिया है। जो कैंडिडेट देखना चाहें वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चाइना इस समय इतना मकदूर हो गया है ताकत में, वो सोचता है कि बस मुझे ताकत मिल जाए, मैं विस्तारवादी नीति के तहत सारे देशों पर कब्जा करता चला जाऊं। ये साउथ चाइना सी, हिंद ओशन, अरब सागर, एक तरह से मानो पूरे दुनिया का 40% ट्रेडिंग यहीं से हो रहा है। देखिए अब मलक्का जल संधि से चाइना का 1000 करोड़ रुपए का पर डे का टर्नओवर है। अगर इसको रोक दिया जाए तो 1000 करोड़ का उसको हम चूना लगा सकते हैं पर डे का। कुछ तो हम कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश की थी, चाइना के जहाज को हमने रोकने की कोशिश की थी, जो स्पाई शिप था, जो श्रीलंका के एक हम्बनटोटा बंदरगाह पे आ गया था। लेकिन हम्बनटोटा बंदरगाह भी खरीद लिया श्रीलंका ने, जो मात्र हमारे भारत से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। स्पाई जहाज है, आज भी भारत की सारी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। चाइना ने अपने स्पाई जहाज हिंद महासागर में छोड़ दिए हैं। मालदीव तो अब उसका हो ही चुका है पूरी तरह से, क्योंकि मालदीव को बहुत सारे पैसे चाइना ने दिए हैं और गुणगान वो चाइना की गा रहा है। इधर हमारे प्रधानमंत्री मालदीव ना जाकर लक्षद्वीप चले जाते हैं, और जब लक्षद्वीप पर घूमना फिरना पसंद करते हैं और लक्षद्वीप को एज ए मालदीव की तरह डेवलप करना चाहते हैं, तो मालदीव के 3 मंत्रियों ने लक्षद्वीप में जब प्रधानमंत्री घूम रहे थे तो कठपुतली, जोकर जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, जिस पर हमारे सारे बॉलीवुड, सारे बिजनेसमैन, सारे सिविलियंस और जितने पॉलिटिशियन हैं, सब ने मालदीव का बायकॉट किया, बहिष्कार किया। बता दें आपको कि मैक्सिमम टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करते हैं इकोनॉमी उसकी। लेकिन मालदीव को कोई मतलब एहसास नहीं, कोई मतलब एहसान नहीं किसी चीज़ का, फिर भी जानते हुए उसने चाइना से हाथ मिलाया और हमारे साथ गद्दारी शुरू कर दी। अब इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं गाइस, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि परेशानी मुझे भी होती कभी कभी न्यूज़ बताते बताते, पढ़ते पढ़ते कभी कभी दिमाग डिस्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है। कर क्या सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है युद्ध जैसे हालात हो जाएं चाइना के साथ। चाइना धीरे धीरे ड्रैगन की चाल खेल रहा है, और ड्रैगन धीरे धीरे क्या करता है आपको पता है, छोटे छोटे देशों को निकलता है, फिर बड़े देश की बारी करता है। लेकिन हम झुकने वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं, मर मिटेंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान की शान को गिरने नहीं देंगे। कितने भी बड़ी पॉलिसी चल रही, भारत हमारा अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं हमारे। इजराइल में हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, वहाँ की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। कतर में हम मैक्सिमम 50% गैस हम कतर से लेते हैं, दोहा से। हाल ही में कतर में जब 8 जवानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उस पर भारत सरकार ने बिल्कुल संज्ञान लिया। ऊपर कोर्ट तक हमने अप्लाई किया, भारत सरकार ने उनकी फांसी को रुकवाया। कतर 50% गैस हम लोग कतर से लेते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं। और हमारे वर्कर भी यूँ समझो 50% कतर में काम करते हैं, जो हमारे भारत देश में बेचारे पैसे भेजते हैं। इससे क्या है, रिज़र्व जो फॉरेक्स रिज़र्व करेंसी है वो भारत का बढ़ रहा है। हमारे भारतीय जगह जगह जाकर मध्य एशिया जैसे देशों में जाकर काम कर रहे हैं और हमारे भारत में पैसा भेज रहे हैं। इससे क्या हमारे भारत देश का जो फॉरेक्स होता है वो बढ़ रहा है, फॉरेक्स रिज़र्व करेंसी बढ़ रही है, और इससे क्या भारत की धाक भी बढ़ रही है। और हमारे जो लेबर क्लास, हमारे जो मज़दूर आदमी हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं जो काम कर रहे हैं बाहर, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप बीवी बच्चों को छोड़कर
अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। इससे हमारे देश के अच्छे संबंध बनते हैं और आना जाना भी अच्छा रखता है। ठीक है, तो गैस हमारी 50% कतर से आती है। इजराइल से हमारे पास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है। देन फिर हमारे पास अमेरिका और रशिया का भी हाथ है, फ्रांस का भी हाथ है, जापान का भी है, ब्रिटेन का भी है। इसलिए हमने कई ताकतवर देशों से अपने हाथ मिला रखे हैं। बेशक हम मानते हैं इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, हालत ख़राब है इंटरनल देखे जाएं। कुछ हमारे पूंजीवादी लोग हैं जो हमें ही खाने को दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कगार पर हैं हम एक दूसरे को। इसलिए हम सबको एक होकर जात पात धर्मवाद सब कुछ भूल कर देश के हित में काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। कल क्या हो जाए कह नहीं सकते। जो हमारे बीच में ईर्ष्या है, गिले शिकवे हैं, वो सब ख़त्म करना चाहिए। नफ़रत नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आज हमारी सरकार को ज़रूरत है, पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट रहिए, खुश रहिए। समस्याएं ऐसे नहीं भारत देश के पास हैं। कोई भी कंट्री हो, चाहे विकसित हो, चाहे अल्प विकसित हो, चाहे विकासशील हो, वो भी समस्या में घिरा हुआ होता है। बात एक कंट्री की नहीं है, पूरे संसार की बात चल रही है। इसलिए भारत पड़ोसियों से संबंध बनाने की पूरी कोशिश आज भी कर रहा है, लेकिन पड़ोसी भी तराजू की तरह काम कर रहे हैं। वो इधर भी चल रहे हैं, वो उधर भी चल रहे हैं। अब इसमें कर क्या सकते हैं? भारत किसी को तेल की सप्लाई करता है, किसी को अनाज की सप्लाई करता है, किसी को दवाई पहुंचाता है, दोस्त बन के काम करता है। पड़ोसी नहीं, हम लोग आगे भी मदद करते हैं। टर्की में भूकंप आया था जिसमें 50,000 लोग प्लस मारे गए थे, दवाइयाँ भेजी, खाना भेजा। अफ़गानिस्तान के पास बेशक तालिबान सरकार है, तालिबान और भारत के बीच में संबंध नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अफ़गानिस्तान में 1,000 टन के लगभग गेहूँ भेजा, मदद करी। श्रीलंका में मदद करी। मालदीव तो बरसों पुरानी हम मदद करते आ रहे हैं। म्यांमार की मदद करी, नेपाल की मदद करी, सऊदी अरब की मदद करी, कतर की मदद करी, मॉरिशस की मदद करी, साउथ अफ्रीका की मदद करी। कई ऐसे कंट्री जो आज भी हम उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुणगान नहीं गाते। चाहते हैं संबंध एक बने रहें। देश विदेश पूरी धरती एक है। अगर इस धरती को हम तहस नहस कर डालेंगे, लड़कर ख़त्म हो जाएगी। कौन बचेगा इस धरती पर? क्या थे हम और क्या बन गए? एक चिंपांजी गोरिल्ला आदिवासी ज़िंदगी जीकर हम एक इंसान इतना सभ्य हो गया कि वो धरती के लिए मरा जा रहा है, 1 इंच ज़मीन के लिए मरा जा रहा है, और एक दूसरे पर हावी होते हुए एक दूसरे भाई का, एक दूसरे पड़ोसी का कत्ल करता हुआ जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमारी मीडिया तो आप जानते ही हैं क्या चर्चा करेगी, क्या एक्सपेक्ट करें हम अपनी मीडिया से कि वो ये मुद्दे उठाए, लोगों को जन जन तक पहुंचाए, अवेयर करे लोगों को। इंटरनेशनल पॉइंट मीडिया को पता ही नहीं रहते, बस मोदी जहाँ गए वहीं पीछे पीछे की न्यूज़ दिखा देते हैं। बेस जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है वो नहीं दिखा पाती है। दिखाना चाहिए मालदीव जाकर, दिखाना चाहिए लक्षद्वीप जाकर। लक्षद्वीप आज बेशक अभी डेवलप में चल रहा है। अभी मिनी काय पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, लक्षद्वीप पर काम शुरू हो चुका है। एज ए मालदीव की तरह डेवलप करेंगे उसे। लक्षद्वीप हमारे बिल्कुल अरब सागर में है। 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। सबसे ऊंची चोटी जो है एंड्रोथ है। मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 में नौसेना अड्डा भी बनाया गया था, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है, लोकल आना जाना। लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मिनिकॉय में बन रहा है गाइस। ठीक है, 400 किलोमीटर का दायरा है हमारे भारत और लक्षद्वीप के बीच में। मतलब हमारा भारत और लक्षद्वीप के बीच 400 किलोमीटर का दायरा है। अगर हम देखा जाए मूंगा चट्टान, कोरल रीफ, समुद्री जीव वगैरह, तो वो भी लगभग कई हज़ार किलोमीटर स्क्वायर में हमारा लक्षद्वीप पर अधिकार है। लक्षद्वीप से अगर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो
एक खूंखार देश आ जाता है सोमालिया। मैं आपको बताऊं, सोमालिया पूरी दुनिया में फेमस है समुद्री डकैतों के नाम पर। तो सोमालिया के लोग क्या लक्षद्वीप होते हुए इंडिया में एक्सेस हो जाते हैं। कई सारे देशों का एक इनपुट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो चाहते हैं भारत के अंदर एक्सेस होना, समुद्री मार्ग के रास्ते से भारत में घुसना चाहते हैं। इसलिए मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में डिस्टर्बेंस पैदा किया चाइना ने। और चाइना का सोमालिया, जिबूती पर भी कब्जा है, मतलब कर्जा है। जिबूती में तो चाइना का सैन्य अड्डा भी बना रखा है। तो इसलिए जिबूती और सोमालिया को पैसा फंडिंग करते हुए समुद्री रास्ते से टॉर्चर होता है भारत देश हमारा, लक्षद्वीप और इधर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से होके हुए एक्सेस हो जाता है। और आगे फिर ड्रग्स, अफीम, चरस और एक ईर्ष्या जैसी भावनाएं पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं भारत देश के अंदर। तो बहुत सारी समस्या हैं गाइस। वीडियो तो मैं बनाता रहूँगा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस का वीडियो है ये। अगर आप देखना चाहें तो जीएस पेपर 2 का है, आईएएस के पेपर 2 में आता है जीएस में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ पॉइंट आते हैं लिखने के लिए, तो हम लोग उस पर लिख भी सकते हैं, एक निबंध भी लिख सकते हैं कि इस समय इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो एक मैसेज था कि मालदीव अब भारत को अल्टीमेटम दे चुका है कि अपने जो आर्मी बचे कुची हैं वो अपना 15 मार्च तक उनको ले जाएं और हमें शांति से जीने दें। जैसा भी होता है हम कर लेंगे अपने आप। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पीछे चाइना का हाथ है। कई सारे प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करके आ चुका है, जाने कहाँ कहाँ हस्ताक्षर किए होंगे पता नहीं। हो सकता है मालदीव को बेच के आ चुका हो, ये कह नहीं सकते। लेकिन भारत को अब बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है। अब भारत उसको डेवलप करेगा अपने लिए। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कायम होंगे? क्या युद्ध जैसी स्थिति बन रही है समुद्री रास्ते से? क्या समुद्री डकैत, समुद्री लुटेरे, क्या समुद्री जो हमारे पड़ोसी देश हैं, क्या आगे रणनीति होगी? कैसे भारत अपने आप को इस चीज़ से आगे निकालेगा? क्या भारत दलदल में फंसेगा या आगे निकलेगा? आगे देखते हैं क्या कौन से पॉइंट आते हैं इन पर। जैसे भी कोई न्यूज़ फ्लैश होती है तुरंत हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिग मैटर है। भारत की बाहरी सुरक्षा का मामला भी है और आंतरिक सुरक्षा भी मामला भी है। कैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, बात ये नहीं कि मोदी जी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, गरीबी ख़त्म नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पा रहे, मंदिर खेल रहे हैं। ये भारत नहीं, हर देश में अपने अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने अपने देश में मूवमेंट करते हैं, जागरूकता अभियान करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं। अपने हिसाब से सब सही करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश में। बात तो बाहर की आती है ना, बाहर के देश जब अपने ही देश अगेंस्ट हो रहे हैं, पड़ोसी देश, तो हम अदर जो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे सपोर्ट मांगेंगे। लेकिन भारत झुकेगा कभी नहीं। बस न चाइना के बारे में झुका था 1962 में, ना ही 1971 में, ना ही 1965 में, ना ही कारगिल की लड़ाई में। भारत हमेशा 51 आर्टिकल का पालन करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की हमेशा कोशिश करता है। लेकिन कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कंट्री हैं जो हमारे साथ ही जियोपॉलिटिक्स खेल रहे हैं, और भारत उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहेगा। अगर मान जाए प्यार से ठीक है, नहीं तो हमारे पास भी लार्जेस्ट आर्मी है, याद रखना, 3rd लार्जेस्ट आर्मी हम भी रखते हैं। जीना मरना हमको भी आता है, हमको भी अच्छी तरह से धोना भी आता है। अच्छी तरह से हम लोग बैंड बजा देंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा होता है, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पूरे पड़ोसी देश क्यों ना हो जाए। हमारे पीएम अपना काम सही कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे पीएम झुक जाएं और चाइना की बात मान लें। जैसे लाल बहादुर शास्त्री नहीं झुके थे। वो बात अलग है कि उनका एक पर्सनल मैटर ज़्यादा इशू हो गया था, इसलिए उनको ताशकंद में जहर दे के मरवा दिया गया था। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री, वो देश भारत देश नहीं रहा। अब हमारा भारत देश ऊंचाइयों में अपनी उड़ान भर रहा है, आसमान में अपनी उड़ान भर रहा है। कोई भी परिंदा हमें पर नहीं मार सकता, ये बात सॉलिड है।
ये याद रखना है, कोई भी दुश्मन हमारे देश में किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं कर सकता। उसका जवाब हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी पार्लियामेंट, हमारी फोर्स देने के लिए तैयार रहेगी। हम और हमारे आवाम की तरफ से हम तो बस यही कहना चाहेंगे, हमारा भारत देश हमेशा खुश था, खुश है, खुश रहेगा। और जो भी दुश्मन हमारी भारत देश की तरफ आँख उठाएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बस हम अपने आर्टिकल 51 का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कई विदेशी ताकतों का हाथ भी है। बात पड़ोसी की सही, छोटे मोटे पड़ोसी आज रिश्ते ख़राब हैं, हो सकता है कल सही भी हो सकते हैं। बात ये नहीं रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। 5 साल का चुनाव है, दोबारा आएगा, दोबारा कौन सा राष्ट्रपति आएगा, हो सकता सही आए, तो देखते हैं आगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मुद्दा गर्म है, इस पर हमारी पूरी फोर्स, पूरी रॉ काम कर रही है। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या इनपुट हैं, उन पर पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध है और फोकस करती नज़र आ रही है। तो इसलिए हम सब एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई मज़हब, कोई कास्ट, किसी भी धर्म का इस तरह से अंदर से जेलसी, ईर्ष्या मत करना। एक इंडियन की तरह, एक भारतीय की तरह साहसी बनकर डटे रहना, बस यही एक मैसेज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।